Hello, aspirants. Welcome to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. And I'm back with another video. आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट सेकेंड का सेकेंड टॉपिक. ओके, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं इसे अलग अलग पार्ट्स में लेकर के आऊँगी, बट कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी हम इसे कंप्लीट करें. तो इसमें हमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. न्यूट्रिएंट्स का रोल क्या होता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, और इंडियन बॉडीज़ जो इंडियंस होते हैं उनके लिए ये न्यूट्रिएंट्स कितने ज़रूरी है, किस अमाउंट में लेना चाहिए, ये हम सब डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली होते क्या हैं. ठीक है, लास्ट वीडियो में आपने ध्यान दिया होगा, अगर नहीं देखा है तो ये आई बटन मैंने ऊपर ऐड कर दिया है, यहाँ पर आपको लास्ट वीडियो की लिंक मिल जाएगी, यू कैन गो थ्रू इट. तो हमने वहाँ पर देखा था कि बैलेंस डाइट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, एसेंशियल पार्ट्स क्या होते हैं, जिसमें हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट. कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट है ना. हमने उसी में न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन भी देखे थे. ठीक है, तो एक एक करके हम सारे न्यूट्रिएंट्स उठाएंगे, डीप में उसके थोड़ा नॉलेज उसके बारे में गेन करेंगे. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जैसे हमने देखा था, are one of the three main ways by which our body obtains its energy. तो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट कौन सा है, हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, क्योंकि मेन सोर्स जो एनर्जी का है हमारी बॉडी जिससे एनर्जी लेती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही लेती है. इसलिए हमने देखा था फूड पिरामिड में कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में हम ग्रेन्स एंड सीरियल्स को ऐड करते हैं अपने डाइट में, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट से ही हमें एनर्जी मिलती है ना. और ब्रेन यूजेस अराउंड 70 to 80% एनर्जी यूज़ कर लेता है. ओके, they are called carbohydrates as they comprise carbon, hydrogen and oxygen. कार्बोहाइड्रेट्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, केमिकल लेवल की अगर हम बात करें तो. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विच इंक्लूड शुगर, फाइबर एंड स्टार्चेस. जैसे कि मैंने बताया कि हर कार्बोहाइड्रेट एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग टाइप्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के. ओके, तो शुगर, फाइबर, स्टार्चेस ये सभी एसेंशियल होते हैं हमारी बैलेंस डाइट के लिए, हमारे बैलेंस्ड फूड के लिए. ओके, दे आर फाउंड इन ग्रीन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स. सभी में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता ही है. दे आर द बेसिक फूड ग्रुप्स दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द हेल्दी लाइफ. बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक फूड ग्रुप है जो कि हेल्दी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है. बेसिक इसीलिए क्योंकि इसी से हमें एनर्जी मिल रही है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट, है ना. फॉर कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स for containing carbohydrate is converted into glucose or blood sugar during the process of digestion by the digestive system. जब भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फॉर एग्जांपल कि ग्रेन्स, यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया कि ग्रेन्स वेजिटेबल्स में प्रेजेंट है, मिल्क में प्रेजेंट है. जब भी आप दूध पीते हैं तो आपकी बॉडी क्या करती है, वो मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें और छोटा छोटा डिवाइड करती है. डाइजेशन आप सब ने पढ़ा होगा आई थिंक कैसा होता है. ठीक है, तो जब वो छोटे छोटे और स्मॉल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होते हैं तो वो एट लास्ट जाकर के ग्लूकोज बनते हैं. ठीक है, या फिर उसे ब्लड शुगर भी कहा जाता है. जब ये ग्लूकोज बन जाते हैं तब बॉडी इसे डाइजेस्ट करके मिक्स करती है ब्लड में. ठीक है, ये डाइजेस्ट सिस्टम का काम होता है. आवर बॉडी यूटिलाइजेज दिस शुगर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दी सेल्स. उसके बाद यही शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और सेल्स, ऑर्गन्स और टिश्यूज़ इसे यूज़ करते हैं. हमारे सेल्स को काम करना है ना. आपने पता होगा आपको, सेल्स से बनते हैं टिश्यूज़, टिश्यूज़ से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी. ठीक है, तो जब एक एक सेल काम करता है तब जा कर के बड़े से बड़ा ऑर्गन काम करता है और ह्यूमन बॉडी काम करती है. तो जब तक वो सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो कैसे काम करेंगे. तो ये एनर्जी कहाँ से आती है, शुगर से ही आती है. शुगर को कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. कौन करता है, इंसुलिन करता है. ठीक है, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी और शुगर इज स्टोर्ड इन आवर मसल्स एंड लिवर फॉर फर्दर रिक्वायरमेंट. तो फर्दर रिक्वायरमेंट यानी कि कभी मान लीजिए आप फास्टिंग कंडीशन में हैं तो क्या होगा कि आपने खाया तो, यानी आप प्राइमरी एनर्जी तो चाहिए भैया बॉडी को, आप काम तो पूरा कर रहे हैं लेकिन फास्टिंग रख रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं. ठीक है, तो क्या होगा कि उस टाइम पर ये जो स्टोर है हमारी बॉडी में वो निकाला जाता है, वो यूज़ किया जाता है. तो कई जगह पर जैसे मसल्स और लिवर में ये शुगर जो है ये स्टोर करके रखा जाता है. ओके, द टर्म कार्बोहाइड्रेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच टर्म. एक फ्रेंच टर्म हाइड्रेट दे कार्बोन
यहाँ से निकाला गया है कार्बोहाइड्रेट, जिसका मतलब होता है हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन्स के हाइड्रेट, इसलिए ये नाम आया है ना। कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और फॉर्मूला इसका जनरल, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ये होता है CnH2ON। N इज़ द नंबर ऑफ कंपाउंड्स, मतलब कार्बन के कितने कार्बन है, H2O है, कितने H2O हैं, वो डिपेंड करता है। अब हम समझते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो मेजरली 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड भी पढ़ सकते हैं। एक्चुअली में 3 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 में भी डिवाइड कर सकते हैं, दोनों ही सही है। तो मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ओके, मोनोसेक्राइड मतलब जहाँ पर सिंगल शुगर यूनिट प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक शुगर यूनिट प्रेजेंट होगा, जिसको हम सिंपल शुगर भी कहेंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स बताए गए हैं गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज और ग्लूकोज। ओके, तो यहाँ पर क्या है, सिंगल यूनिट ऑफ शुगर यूज़ किया गया है, एक ग्लूकोज, एक गैलेक्टोज और एक फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं C6H12, 6 कितने हैं, सॉरी C कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 6 हैं, H है 12 और O है 6। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक ग्लूकोज हुआ। वहीं गैलेक्टोज भी उसी का एक तरीके का आइसोमर होता है। आइसोमर आई थिंक आप सब समझते होंगे कि जब ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं तो वो फॉर्मूला वैसा ही सेम रहता है, बट उसी का एक वी कैन से इट एज एक तरीके का कॉपी बन जाता है। ठीक है, ये होते हैं आइसोमर। डीप में आपको बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये सब क्या हैं, ग्लूकोज की ही अलग अलग तरीके की कॉपियाँ हैं, जहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं बस, और पोजीशन थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है, बस इसी का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर लेकिन शुगर अभी भी सिंगल ही है, C6H12O6 एक ही है। ठीक है, 6 कार्बन है, 6 ऑक्सीजन है और 12 हाइड्रोजन है। ओके, देन हम आते हैं ओलिगोसेक्राइड पर या डाइसेक्राइड पर। डाइसेक्राइड स्पेसिफिक नाम कभी कभी अलग से दे दिया जाता है क्योंकि इसमें 2 शुगर्स ऐड होती हैं। ठीक है, 2 शुगर कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से ग्लूकोज और ग्लूकोज साथ में जुड़ चुका है। ठीक है, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज के 2 स्ट्रक्चर अगर साथ में जुड़ जाएंगे तो वो बनाएगा माल्टोज। ठीक है, और वही अगर ग्लूकोज और गैलेक्टोज जुड़ जाता है तो वो बन जाता है लैक्टोज। ये रहा लैक्टोज यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये हम लोग डाइसेक्राइड की बात करें, मतलब 2 शुगर यूनिट जुड़े हुए हैं यहाँ से। ठीक है, और अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ जाता है तो वो सुक्रोज बन जाता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपको समझ में आया है, मोनो 1 शुगर जुड़ के, एक शुगर ये जुड़ गई, एक शुगर ये जुड़ गई, इस तरीके से कोई नया स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो डाइसेक्राइड बनता है। 2 शुगर यूनिट्स जुड़ रहे हैं। ठीक है, और जब 2 से ज़्यादा शुगर यूनिट जुड़ते हैं तो उसे ओलिगोसेक्राइड कहता है। ओलिगो का मतलब होता है शॉर्ट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट, मतलब कि छोटी छोटी चेन बन रही है। अब शॉर्ट ओलिगो में मतलब क्या कि 3 जुड़ जाएंगे, 4 जुड़ जाएंगे, 5 जुड़ जाएंगे, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा। ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड 2 to 10 मोनोसेक्राइड। ठीक है, ये उन्होंने बता दिया कि जब आप इनको तोड़ेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे इनका, तो 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड आपको मिल सकते हैं। इसीलिए इसे ओलिगोसेक्राइड की कैटेगरी में रखा गया है। छोटी छोटी चेन बन जाती हैं कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, फिर आता है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड यानी कि बहुत बड़ी बड़ी चेन, मैनी। ठीक है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स और अबंडेंट इन नेचर, मतलब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेचर में मिलेगा आपको। एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। स्टार्च का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका पोटैटो। पोटैटो में स्टार्च होता है। ठीक है, इसी तरीके से और भी जो वेजिटेबल्स होते हैं पोटैटो वाले, ठीक है, जो स्टेम वेजिटेबल्स होते हैं उसमें ज़्यादातर स्टार्च मिलता है। ठीक है, कोलोकेशिया सीड्स हो गया, याम हो गया, टपियोका। टपियोका इज़ काइंड ऑफ आलू ही होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, जंगली आलू जिसको कहते हैं, दैट इज टपियोका। ओके, सो यहाँ पर स्टार्च ज़्यादा मिलेगा, तो अबंडेंट में है नेचर, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, मतलब यहाँ पर बहुत लंबी लंबी चेन्स जो हैं जुड़ी हुई हैं सिंगल सिंगल शुगर की, बहुत सारी, आप गिन नहीं सकते इतनी।
ठीक है। यहाँ हमें पता है 1 है, हम गिन सकते हैं, यहाँ हमें पता है 2 से 10 है तो यहाँ भी गिन सकते हैं, बट पॉली मतलब कि बहुत सारे, अनगिनत, हम नहीं गिन सकते, ठीक है। ऐसे ही ग्लाइकोजन कहाँ मिलता है? ग्लाइकोजन ज़्यादातर करके हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलता है, ठीक है, और इसके अलावा एनिमल बॉडी के अंदर भी मिलता है। ग्लाइकोजन का मतलब जब आपकी बॉडी एक साथ बहुत सारा ग्लूकोज इकट्ठा करके रखती है, दैट इज नोन एज ग्लाइकोजन। इट इज स्टोर्ड इन लिवर, तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। सेल्यूलोज प्लांट के सेल्स की जो कवरिंग होती है, दैट इज सेल्यूलोज, ठीक है। मतलब कि बेस्ट एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि जब आप कोई पत्ती तोड़ते हैं या आप कोई फूल तोड़ते हैं, तो जो स्टेम नीचे जो रहता है ना, उसके वो स्टेम के ऊपर की जो स्किन होती है, दैट इज सेल्यूलोज। इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, मतलब आप उसको नेकेड आई से देख सकते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स फील कर सकते हैं। तो इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है कार्बोहाइड्रेट को, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में, इस तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक है। अब इन सब के कुछ ना कुछ फंक्शंस हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। अलग अलग इसके आपको सोर्सेस मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज फ्री फॉर्म में बहुत कम प्रेजेंट होता है, बट सबसे इंस्टेंट एग्जाम्पल जो है ग्लूकोज का वो है ग्लूकॉन डी, ठीक है। आपने देखा होगा ग्लूकॉन डी तब दिया जाता है जब किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही हो, है ना। तो वीकनेस मतलब कैसा कि वो दिन भर से उसने खाना नहीं खाया, अब उसको चक्कर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं बचा है ना, अब उसकी बॉडी ने जो स्टोर्स थे वो भी यूज़ कर लिए हैं। तो अब क्या होगा, आप जल्दी से घोल के उसको ग्लूकोज दे दोगे तो उसके बॉडी स्टोर्स वापस ठीक हो जाएंगे। तो ग्लूकोज जो है इंस्टेंट फॉर्म होता है एनर्जी का, क्योंकि हमें पता है कि बॉडी क्या करती है, हमारा जो भी कार्बोहाइड्रेट जितना भी कॉम्प्लेक्स आप खा लो, या चाहे स्टार्च ले लो चाहे सेलुलोज ले लो, वो एट द लास्ट जा करके टूट के क्या बनना है? ग्लूकोज ही बनना है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। इसलिए ये सबसे प्राइमरी और सिंपलेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऐसे ही डीऑक्सीराइबोज जो होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। डीऑक्सीराइबोज मतलब आप इसको खा नहीं सकते हैं, बट जो भी शुगर आप खाते हैं उसे जोड़ तोड़ के उसका स्ट्रक्चर चेंज करके आपकी बॉडी डीऑक्सीराइबोज बनाती है और फिर वो डीएनए बिल्डअप में हेल्प करती है, ठीक है। सेम एज राइबोज डीऑक्सीराइबोज बोथ, ओके। फ्रक्टोज ज़्यादातर करके प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स में। गैलेक्टोज भी फ्री फॉर्म में नहीं मिलता, ये मिलेगा आपको मिल्क के साथ में, ठीक है। ये मिलेगा आपको गैलेक्टोज ग्लूकोज के साथ में, और ये बनाएगा लैक्टोज, और लैक्टोज जो होता है वो मिल्क शुगर होती है, तो ये दूध में प्रेजेंट होता है। तो गैलेक्टोज को आप कह सकते हो एक तरीके से दूध में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, हम देखते हैं ओलिगोसैकेराइड के एक एग्जाम्पल देखते हैं। सुक्रोज जो है वो हमारी शुगर होती है, नॉर्मल शुगर जो आप घर में यूज़ करते हैं ना खाने में, चीनी जिसको बोलते हैं हम, वो चीनी का नाम ही सुक्रोज है, ठीक है। तो ये सुक्रोज जो है ये कैसे बना? ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल करके सुक्रोज बनता है। फिर लैक्टोज, जैसे मैंने आपको बताया, मिल्क शुगर होती है। कई बार क्वेश्चन आता है ऐसा, नेम मिल्क शुगर, विच ऑफ दीज आर मिल्क शुगर, इस तरीके से, तो आपको पता होना चाहिए लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर। माल्टोज ज़्यादातर करके ग्रेन्स में प्रेजेंट होती है। आपने माल्ट सुना होगा, माल्ट नाम है ना। माल्ट मतलब कि किसी भी ग्रेन को जब हम उबालते हैं तो वो एक थिक सूपी जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है ना, थोड़ा सा माल्ट जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस शुगर, क्योंकि उसमें माल्टोज प्रेजेंट होता है। तो ग्रेन्स हो गए, पल्सेस हो गया, बीन्स हो गया, ज़्यादातर माल्टोज शुगर उसमें प्रेजेंट होती है। रेफिनोज भी ज़्यादातर वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, वेजिटेबल्स में, बीन्स में, पल्सेस में, ये भी उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टार्च का मैंने आपको बता ही दिया है, आलू में होता है। ग्लाइकोजन का मैंने आपको बता दिया, ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। बहुत सारे ग्लूकोज जब इकट्ठे होते हैं, हमारी बॉडी जब ग्लूकोज को स्टोर करती है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करती है। और सेलुलोज भी मैंने आपको बता ही दिया है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ओके। तो यहाँ पर हमने एक एक एग्जाम्पल सबका देखा है और इन सबका काम हमने देखा है क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस को समझते हैं एज हमारी डाइट में क्या होता है, ठीक है। तो सीरियल्स और मिलेट्स जो है वो प्राइमरी सोर्स हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, मेज़, ओट्स, इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमें मिलेगा, ठीक है, लार्ज अमाउंट में। तो हमारा एज इंडियंस हमारा स्टेपल फूड में ज़्यादातर रोटियां ही होती है ना, रोटी राइस वगैरह ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि प्राइमरी सोर्स कार्बोहाइड्रेट हमें यहीं से मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आता है पल्सेस एंड लेग्यूम्स, रेड ग्राम, ग्रीन ग्राम, हॉर्स ग्राम, ठीक है। रेड ग्राम होती है मसूर की दाल, ग्रीन ग्राम होती है मूंग की दाल, हॉर्स ग्राम होती है चने की दाल। लेंटिल्स मतलब क्या हुआ अपना वो
अक्खा मसूर, ठीक है, मतलब पूरा पूरा जो दाल होती है ना, वो सब लेंटिल्स के अंदर आती है। तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट और फाइबर के सोर्सेज होते हैं। मतलब अगर आप कवरिंग के साथ यूज़ करें तो फाइबर ज़्यादा होता है, ऑल्दो बिना कवरिंग के भी थोड़ा सा फाइबर प्रेजेंट होता है। तो फाइबर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हाँ, पॉलीसेक्राइड में फाइबर आएगा। सेलुलोज इज़ अ टाइप ऑफ फाइबर, ठीक है, सेलुलोज एक फाइबर का टाइप है। तो फाइबर क्या है, एक पॉलीसेक्राइड है। फिर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं। रूटी वेजिटेबल्स, जैसे मैंने आपको बताया, रूटी वेजिटेबल्स और ट्यूबर्स जो होते हैं स्टेम लाइक, वो पोटैटो, याम, टपियोका, कोलोकेशिया स्टेम, स्वीट पोटैटो, ये सारे के सारे जो हैं ये एग्जाम्पल हैं, सोर्सेज हैं स्टार्च के, ठीक है, गुड सोर्स ऑफ स्टार्च है। जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, कैबेज, कुकुम्बर, बीन्स, ये गुड सोर्स ऑफ फाइबर होते हैं। फ्रूट्स जो होते हैं वो गुड सोर्स ऑफ फाइबर और फ्रक्टोज शुगर होते हैं, ठीक है। तो ये हमने 3 मेन सोर्सेज देख लिए हमारे कार्बोहाइड्रेट के। और आप देखेंगे एक तरीके से इसमें सारे कार्बोहाइड्रेट जो है वो आ चुके हैं, जितने भी हम कंज्यूम करते हैं, वेदर इट इज़ नॉर्मल शुगर, मतलब सिंपल शुगर हो या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शुगर हो, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं, हम सब कुछ कंज्यूम करते हैं। अब हम डेफिशिएंसी समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर कोई पर्सन नहीं लेता है, उपवास कर रहा है, उसने खाना नहीं खाया है, तो सबसे पहले क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि एनर्जी है जब आपकी ख़त्म हो जाएगी तो आपकी बॉडी क्या करेगी, जो स्टोर है उसको निकालेगी, ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज विच इज़ कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। आई थिंक आप सब ने पढ़ा होगा ये बायोकेमिस्ट्री में कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। जब कार्बोहाइड्रेट के रिजर्व्स ख़त्म हो जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, प्रोटीन और फैट से कार्बोहाइड्रेट बनाती है, ठीक है। तो वो प्रोटीन को तोड़ करके उसका फॉर्म चेंज करके उसको कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज के फॉर्म में ला करके बना के उसको यूज़ करती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, न्यू ग्लूकोज बना ना, तो इसलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है जोड़ करके बनाना, ठीक है। जेनेसिस इज नई चीज़ बनाना, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस ये प्रोसेस कहलाता है। तो जब भी आप डेफिशिएंसी पर होंगे कार्बोहाइड्रेट की, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा ही होगा। ओके, इन दिस कंडीशन द बॉडी स्टार्ट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टोर्ड फैट एंड प्रोटीन। जैसा कि मैंने बोला कि अब स्टोर फैट और प्रोटीन की बारी आती है, क्योंकि आपका कार्बोहाइड्रेट खत्म हो चुका है, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। तो कीटोन बॉडीज जब बनती है बॉडी में, तब क्या क्या होता है वो हम समझते हैं। फॉलोइंग सिम्टम्स कैन बी सीन। कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसकी वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से आपको वीक फील हो सकता है, लेथार्जिक फील हो सकता है, मतलब कि एनर्जी नहीं लग रही है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, वैसा फील होता है। हेडेक होने लगते हैं, ये तो आई थिंक सबके साथ हुआ होगा कि कई बार कभी आप किसी लंबे टाइम तक के लिए कहीं रह गए हैं, कुछ काम में आप बिजी रह गए हैं, आपने बहुत टाइम तक खाना नहीं खाया, इनफैक्ट पानी भी नहीं पिया, तो थोड़े टाइम के बाद आपको हेडेक आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हेडेक इज़ ड्यू टू आपका बॉडी सिग्नल दे रही है कि भाई आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो चुका है, तो अभी कीटोन बॉडीज़ बनना चालू हो गई, या तो आप खाना खा लो या तो फिर आप कीटोन बॉडीज़ बनने दो, मतलब इससे कोप करो इस तरीके से, ठीक है। डिजीनेस फील होता है, डिजीनेस मतलब किसी किसी को चक्कर भी आते हैं, चक्कर जैसा भी लगता है। लॉस ऑफ स्टेमिना, ताकत ना लगना, स्टेमिना ना लगना। बैड ब्रेथ के भी इशू होता है। अंडर न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, मतलब कि ये कंडीशन तब आएगी अंडर न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी, माल न्यूट्रिशन की, जब बहुत टाइम तक, मतलब किसी ने अगर 2-3 महीने तक अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं ऐड किया है अपने डाइट में, तो उसको अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ सकती है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्यों कहा गया है, प्रोटीन की बात क्यों हुई है यहाँ पर, क्योंकि कि नॉर्मली भी अगर आप नॉर्मल खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट तो खत्म हो ही रहा है धीरे धीरे करके। वो कार्बोहाइड्रेट अगर आप बॉडी से खत्म होगा तो किसके पास जाएगी, फिर बॉडी प्रोटीन के पास जाएगी, तो प्रोटीन भी खत्म होने लग जाएगा, है ना। तो ये बहुत ही सीवियर कंडीशन की बात हुई है। लास्ट वाला पॉइंट जो है कि कार्बोहाइड्रेट आपने बहुत लंबे टाइम तक के लिए कंज्यूम नहीं किया है, डेफिशिएंसी हो चुकी है, तो आपके प्रोटीन भी धीरे धीरे करके बॉडी से टूट रहे हैं, देन इट इज़ नोन एज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ओके, अब हम थोड़ा सा समझते हैं ये जो टेबल है, एक्चुअली में दिस इज़ नॉट फुल RDA, रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ये पूरा नहीं है, ये मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का आपको बताने के लिए रखा है कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कितनी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर,
ठीक है। तो अभी मैंने ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का निकाला है, बट हम पूरा आरडीए लास्ट में डिस्कस करेंगे। जब ये वाला वीडियो एंड होगा, इसके सारे पार्ट्स आ जाएंगे, तो लास्ट में हम एक बार पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। आरडीए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना कार्बोहाइड्रेट ग्राम पर डे, मतलब कितना ग्राम पर एक दिन में कितना ग्राम जाना चाहिए ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये बताया गया। और कैटेगरीज अलग अलग क्या है, एज ग्रुप है। जैसे अगर कोई मेन है, सीडेंट्री है, मॉडरेट है या हेवी वर्कर है, ठीक है, सभी को 130 ग्राम पर डे जा सकता है कार्बोहाइड्रेट। ओके, वुमेन की अगर बात करें तो वुमेन अगर सीडेंट्री, मॉडरेट या हैवी, अच्छा सीडेंट्री का मतलब होता है जो बिल्कुल चलती फिरती ना हो कोई, ठीक है, कोई पर्सन बिल्कुल चल फिर नहीं रहा, वो दिन भर उसका बैठे बैठे का ही काम है, उस तरीके से। मॉडरेट मतलब थोड़ा बहुत जो चल लेता है, जैसे जो ऑफिस वर्क कर लेते हैं, ठीक है, इधर उधर चल लेते हैं, घूमते, अपना काम कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं, कपड़े सुखा लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, बर्तन धो लेते हैं, ऐसे मॉडरेट काम। और हैवी काम मतलब वो जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मतलब जो मजदूरी हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल हैवी, जिनको बड़े बड़े कोई बहुत मशीनरी उठानी पड़ रही है या ईंटें उठानी पड़ती, बोरे उठाने पड़ते हैं, हैवी वर्कर जिनको हम कहते हैं ना, वो आते हैं इसके अंडर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो 130 ग्राम पर डे सभी के लिए है। और ये मैं आपको आरडीए 2020 बता रही हूँ, 2020 इज़ द लेटेस्ट वन। हर 10 ईयर्स में आईसीएमआर और अनायन आरडीए को वापस क्या कहते हैं उसे, रिवीजन करता है उसका, ठीक है। तो चेंजेस होते रहते हैं। ओके, एंड प्रेग्नेंट लेडी को कितना बताया गया, 175 ग्राम पर डे, ठीक है। तो 170 ग्राम पर डे प्रेग्नेंट को लेना है। ज़्यादा क्यों, बिकॉज ऑब्वियस शी इज़ प्रेग्नेंट और उनको अब ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी की, तो कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर कंटेंट बढ़ा दिया जाता है। लैक्टेशन के टाइम पर और बढ़ाया जाता है, ओके, बिकॉज नाउ मदर नीड्स मोर एनर्जी टू लैक्टेट हर, जो भी उनका बेबी होता है उसके लिए, ठीक है। तो 0 से 6 मंथ के लिए भी और 7 to 12 मंथ्स के लिए भी 200 ग्राम पर डे ही चलता है, ठीक है। इन्फेंट मतलब जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जो पैदा हुए हैं अभी, तो 0 से 6 मंथ उनको 55 ग्राम ही जाना चाहिए, जो कि अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको मदर मिल्क से मिल जाता है। तो 0 से 6 मंथ तक के बच्चे सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पर होते हैं, ठीक है। और दूसरा 7 to 12 मंथ्स 95 ग्राम पर डे जाना चाहिए, जो कि वीनिंग डाइट से जाता है। वीनिंग डाइट मतलब कि सप्लीमेंट्री फूड जो हम बच्चों को देते हैं, अपार्ट फ्रॉम धीरे धीरे करके ब्रेस्ट मिल्क से हटाते हैं जब, तब देते हैं। तो ये 95 ग्राम पर डे वहाँ से मिलता है। फिर आते हैं हम चिल्ड्रन पर। चिल्ड्रन यानी कि छोटे बच्चे जो 1 से 3 साल के हैं, या 4 से 6 या 7 से 9, इन सब के लिए 130 ग्राम पर डे है। बॉयज़ और गर्ल्स जो कि 10 से 12 साल के होते हैं, ये भी 130। बॉयज़ गर्ल्स जो कि 16 से 18 साल है, उनके लिए 130। बॉयज़ गर्ल्स जो कि 16 से 18 साल के लिए, सॉरी ये चेंज होगा आई थिंक, 13 से लेकर के 15 तक, 13 से लेकर के 15 तक उनके लिए भी 130। तो बेसिकली बॉयज़ और गर्ल्स 10 से लेकर के तो 18 तक सबके लिए 130 ग्राम पर डे ही चलता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं कि भाई किसी का कम किसी का ज़्यादा, बिकॉज एनर्जी सबको इंस्टेंट चाहिए होती है। कंडीशन ज़्यादा कहाँ हो जाती है, जब प्रेग्नेंट या फिर लैक्टेटिंग मदर हो, उनको ज़्यादा मिलती है, ठीक है। ये वेरिएशंस आपको प्रोटीन में ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये प्रोटीन का वेरिएशंस ग्रोथ के साथ में डिफरेंट दिखता है, ओके। सो अब ये तो हमने डिस्कस किया है आरडीए इंडियंस का। ऐसे ही आगे हम और भी बहुत सारा डिस्कस करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में जल्दी से मैं दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगी, सेकंड टॉपिक का सेकंड पार्ट जल्दी मैं लाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए यू नो व्हाट टू डू, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू नर्चर नेट। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you never miss any update, and drop your doubts in comment section. Thank you.